नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज आपकी सीटेट और बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवा रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे थे। जिसमें आज हम लोग क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 की जो आपकी साइंस है ओल्ड एनसीईआरटी वाली, इसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो फिर न्यू एनसीईआरटी भी आपको मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा प्रश्न आपका ओल्ड एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। न्यू एनसीईआरटी से बहुत ही कम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा, न्यू एनसीईआरटी भी ओल्ड एनसीईआरटी भी। इसलिए पहले हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी में 1-2 चैप्टर आपका और बचा हुआ है, उसके बाद आपकी क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपकी क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बचेगी। तो न्यू एनसीईआरटी को भी मैं जल्द ही आपको पूरा कवर करवा दूंगा। इस तरह से आपकी पूरी ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में पूरा पढ़ा दूंगा। तो आज हम लोग क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में माना जाता है। यहाँ से सीटेट पेपर 2 हो या बीपीएससी तैयारी 4.0 की हम लोग बात करें, या इसके अलावा भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो इस चैप्टर से आपको साइंस में 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो सीटेट में तो यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट बनता है विद्युत क्या होती है। तो विद्युत क्या होती है? यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। यानी ऊर्जा जो होती है एक प्रकार, या विद्युत जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है आपकी। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला ही जा सकता है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, विद्युत को आप लोग बल्ब जला लेते हैं, उसका फैन चला लेते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग सिर्फ बदल सकते हैं ना। करंट से बिजली चला लेते हैं, लाइट जला लेते हैं, हीटर चला लेते हैं। हाँ, यानी विद्युत उपकरण जितने भी होते हैं, फ़ैन चला लेते हैं हम लोग, टीवी चला लेते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। बिजली को आप लोग नष्ट कर सकते हो? नहीं नष्ट कर सकते ना। जैसा कि फिगर में आप लोगों में बड़ी बड़ी लाइनें जाती हुई हैं, तार आपका दौड़ा रहता है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है ना। अब अगला पॉइंट आता है विद्युत के प्रकार। तो विद्युत के प्रकार की हम लोग बात करें, तो विद्युत के प्रकार की बात करें तो आपकी 2 प्रकार की विद्युत होती है। एक स्थिर विद्युत, एक गतिशील विद्युत, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से पेपर में प्रश्न बन चुके हैं। तो स्थिर विद्युत की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है। तो अगर स्थिर विद्युत की बात करें तो स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहला पॉइंट तो यहीं से बन जाता है। जो स्थिर विद्युत की खोज किसने किया था? तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको आपको पता होना चाहिए। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है। स्थिर जो होता है या विद्युत आवेश के रूप में होता है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं। इसका कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं होता है। सामान्यतः यह विद्युत किन्हीं 2 पदार्थों युगलों को आपस में रगड़कर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने आदि से। तो स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है। इसमें अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा जा सकता। इसका कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं होता है। सामान्यतः यह विद्युत किन्हीं 2 पदार्थ युगलों को आपस में रगड़ कर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने से आदि। ठीक। गतिशील विद्युत क्या होता है? तो गतिशील विद्युत की बात करें तो इस विद्युत में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इस विद्युत को हम लोग क्या कहते हैं? इस विद्युत को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए पहला पॉइंट। इस विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस विद्युत का जो उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसे तारों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाया जा सकता है। यानी हम तार खींच के बिजली कहीं दूर ले जाते हैं ना, घर से कहीं दूर हमको लाइट जलाना होता है,
हम लोग क्या करते हैं, घर से एक तार खींचते हैं, वहाँ पे एक बल्ब लगा लेते हैं, वहाँ पे लाइट जलने लगती है। यानी तार के माध्यम से इसे हम कहीं भी करंट को ले जा सकते हैं, इसे ही हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। ठीक, यह विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। तो यह विद्युत जो होती है हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। इससे ही हम लोग गतिशील विद्युत से अपने आप घरों में लाइट चला पाते हैं। यानी जो आप लोग घरों में लाइट यूज करते हैं, फ़ैन चलाते हैं, सब किससे होता है, गतिशील विद्युत से ही करते हैं। पंखा चलाते हैं और हमारे सभी बिजली से चलने वाले उपकरण जो होते हैं गतिशील विद्युत से ही प्रचलित होते हैं। हमारे जितने भी घर में हम लोग उपकरण को यूज करते हैं वह सभी गतिशील विद्युत से ही प्रचलित होते हैं। यह विद्युत हमें ऊर्जा रूपांतरण करने वाले साधनों से प्राप्त होती है, जैसे सेल, बैटरी, डायनामो, अल्टरनेटर आदि। विद्युत सेल क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें विद्युत सेल की हम लोग बात करें तो आप लोग जो देख रहे होंगे, यह है आपका विद्युत सेल होता है। इसमें आपके दो टर्मिनल होते हैं, एक ऋणात्मक एक पॉजिटिव, यानी एक प्लस एक माइनस, दो होता है। इसमें धनात्मक की बात करें तो विद्युत सेल में धातु की टापी धनात्मक सिरा कहलाता है और धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। तो विद्युत सेल में जो धातु की टापी होती है धनात्मक सिरा कहलाता है और विद्युत की जो डिस्क होती है ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ठीक, यानी नीचे का भाग जो होता है डिस्क उसका वो ऋणात्मक होता है, ऊपर की जो टोपी होती है जो आप लोग फिगर में देख रहे होंगे इसका आपका पॉजिटिव भाग कहलाता है और ए वाला भाग इसका निगेटिव कहलाता है। ठीक, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस सेल को गैल्वनी अथवा वोल्टी सेल भी कहा जाता है। तो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों को सेल विद्युत उत्पन्न करता है। यह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस सेल को गैल्वनी अथवा वोल्टेज सेल भी हम लोग कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल की जो कार्य विधि होती है को समझने के लिए डेनियल सेल का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इस सेल में दो क्षण ली जाती है, एक क्षण Zn अर्थात जिंक की और दूसरी क्षण Cu यानी कापर की होती है। यानी दो क्षण लेते हैं हम लोग इस सेल में, एक जिंक की और एक कापर की। जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट JnOSO4 के विलयन में रखा जाता है। तो जो जिंक वाली क्षण हम लोग लेते हैं उसको जिंक सल्फेट या ZnSO4 के विलयन में रखा जाता है। और आपकी जो दूसरी सेल होती है कापर की क्षण उसको हम लोग कापर सल्फेट CuSO4 के विलयन में रखते हैं। दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अगर जेल से भरी एक U आकार की नली छोड़ी जाती है, इसको KCl द्वारा संतृप्त किया जाता है, तो इसे लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहा जाता है। अब अगला पॉइंट बनता है तंतु क्या होता है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। उसके अलावा विद्युत सेल अथवा विद्युत बल्ब दोनों ही दो दो टर्मिनल होते हैं। विद्युत तंतु दीप्त होती है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है, जैसा फिगर से आप लोग देख भी रहे होंगे। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत जो प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत में चलने वाले उपकरणों तथा विद्युत पहुंचाने के लिए जिस परिपथ का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इन विद्युत परिपथ को सर्किट डायग्राम यानी परिपथ आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे कि वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर इत्यादि और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट जैसे कि स्विचेज, मोटर्स, स्पीकर्स, किट इत्यादि के रूप में कॉम्बिनेशन पथ को विद्युत परिपथ अथवा विद्युत नेटवर्क कहते हैं। जिस परिपथ में ट्रांजिस्टर, IC या डायोड इत्यादि लगे होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी कहा जाता है। वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु में प्रभावित हो सके उसे विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं, ओपन यानी खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ, लीकेज परिपथ। तो खुला परिपथ की बात करें तो खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट, यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें किसी पॉइंट पर विद्युत धारा को बंद या शुरू किया जा सकता है ताकि समय पर करंट को प्रभावित होने से रोका जाए या खोला जाए, इसलिए इस परिपथ को खुला परिपथ या ओपन सर्किट कहा जाता है। तो खुला परिपथ क्या होता है, ओपन परिपथ वह होता है सर्किट
जिसमें एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें किसी पॉइंट पर विद्युत धारा को बंद या शुरू किया जा सकता है ताकि समय पर करंट को प्रभावित होने से रोका जा सके या खोला जा सके। जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें खुला परिपथ है। जब विद्युत धारा निकल कर किसी उपकरण तक नहीं पहुंच पाती है, वह पुनः अपने स्थान पर ही नहीं आती है, तो किसी एक जगह पर विद्युत धारा खंडित हो जाती है, तब ऐसे परिपथ को करंट प्रभावित नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं। अब क्लोज सर्किट क्या होती है? तो जिस परिपथ में विद्युत धारा बिना किसी रुकावट यानी आसानी से परिपथ का मार्ग पूर्ण करती है, उसे क्लोज सर्किट या पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ कहते हैं। यानी जिस परिपथ में विद्युत धारा बिना किसी रुकावट आसानी से परिपथ का मार्ग पूर्ण करती है, उसे हम लोग क्लोज सर्किट या पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ कहते हैं। चलिए, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, एक पूर्ण परिपथ होता है जिसमें विद्युत धारा फेज से निकलकर उपकरण तक पहुंचती है और न्यूट्रल के माध्यम से पुनः अपने स्थान पर लौट आती है। बंद परिपथ के उदाहरण अपने घर में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि लाइट, पंखे, मिक्सर, टीवी, फ्रिज इत्यादि। एक पूर्ण परिपथ होता है जिसमें विद्युत धारा फेज से निकलकर उपकरण तक पहुंचती है और न्यूट्रल के माध्यम से पुनः अपने स्थान पर लौट आती है। बंद परिपथ के उदाहरण अपने घर में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि लाइट, पंखे, मिक्सर, टीवी, फ्रिज इत्यादि। ठीक, अब हम लोग लघु परिपथ की बात कर लें तो उपकरण में खराबी या बिजली के तार और न्यूट्रल तार आदि दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा करंट प्रभावित होता है, वह गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे परिपथ के फ्यूज के साथ तार भी गल जाती है। इस दुर्घटना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, गांव में जब हम लोग का बिजली का जो तार आता है उसके ऊपर बांस वगैरह काफ़ी गिर जाते हैं, क्योंकि गांव में पेड़ ओड़ के नीचे से ज़्यादा आता है तार और बांस की कोठी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो जब गर्मियों में आंधी चलती है तो बांस तार पे गिरता है तो दोनों तार चिपक जाते हैं और बिजली आपकी अचानक घर की तेज़ हो जाती है। और जब बिजली अचानक घर की तेज़ हो जाती है तो घर में बिजली से कई नुकसान हो जाते हैं। कहीं आपका पंखा जल जाता है, कहीं टीवी जल जाती है, तो कहीं चार्जर उड़ जाता है। इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी बिजली का अचानक ऊष्मा ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वोल्टेज बढ़ जाता है और आपका तार सर्किट हो जाता है। या कहीं पे कभी देखा होगा, तार आपका जो न्यूट्रल और फेस तार आपका चिपक जाता है, तब भी आपको तार सर्किट हो जाता है, वहाँ पर जल जाता है। तो ऐसे कई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघु परिपथ कहते हैं। इस दुर्घटना को शॉर्ट सर्किट भी कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट के हमें कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बिजली की तार एक दूसरे से चिपक जाना, या एक ही प्लग में कई सारे आउटपुट देना जिससे प्लग पर लोड आकर सॉकेट जल जाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। लीकेज परिपथ की बात करें हम लोग, तो लीकेज परिपथ से आप लोग ऐसे ही समझ आ रहे होंगे, जिस परिपथ से निकलने वाली विद्युत धारा किसी सुचालक चीज़ से छू जाती है या किसी उपकरण को छू कर बहती है, तब उस सर्किट को लीकेज सर्किट या लीकेज परिपथ कहते हैं। यानी जहाँ पे आपका करंट उतर रहा है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कहीं से बिजली का तार लाए होंगे, ठीक, घर से कहीं पे बांधे होंगे, कहीं कहीं दीवार पे कभी कभी करंट उतरने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा ना। कभी अगर आपका कोई फ़ैन एक उदाहरण मैं देता हूँ, कभी आपके फ़ैन में कोई प्रकार की कमी आ जाती है, फ़ैन आपका ख़राब होता है, फ़ैन का क्या कहते हैं, तो जब बारिश होती होगी या ऊपर आप छत पे जाते होंगे तो आपको करंट हल्का सा झटका महसूस होता होगा। तो इसी को हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। जहाँ पे आपको करंट का महसूस हो वो लीकेज सर्किट होता है। लीकेज के दौरान कोई व्यक्ति उस उपकरण को छुएगा तो उसे बिजली का झटका लग सकता है, इसलिए ऐसी गंभीर दुर्घटना से बचने के लिए लीकेज सर्किट को तुरंत सही करना चाहिए। विद्युत परिपथ की विद्युत धारा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है, या बल्ब को दीप्तिमान कहते हैं। विद्युत स्विच क्या होता है? तो विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। तो विद्युत स्विच जो होती है, विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने या विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराने अथवा हटाते हैं। इसी को हम लोग विद्युत स्विच कहते हैं। जैसे बटन से आप लोगों ने देखा होगा, घर में आप लोग बोर्ड का बटन ऑन करते हैं तो आपकी फैन चलने लगता है, बंद करते हैं तो आपका फ़ैन बंद हो जाता है। इसी को हम लोग स्विच कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रभावित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। तो विद्युत चालक क्या होते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम आदि हो गया। विद्युत अचालक क्या होते हैं?
तो वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं ना के बराबर ही होते हैं। जैसे आपका रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, इसमें आपको करंट मारेगा, करंट कभी नहीं लगेगा, इसमें आपको करंट कभी नहीं लग सकता। लेकिन नहीं, अगर आपके विद्युत चालक होंगे, चांदी होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा, आपको तुरंत करंट का झटका लग सकता है, क्योंकि इसमें आपका करंट प्रभावित होता है। विद्युत रोधक क्या होते हैं? जिन पदार्थों से होकर धारा प्रभावित नहीं हो सकती विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गई, रबड़ हो गए, कांच हो गया, कागज हो गई, वायु इत्यादि हो गई, जिन पदार्थों से धारा प्रभावित नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब आपका अगला लेसन आ जाएगा, 1-2 चैप्टर और बचे हुए हैं क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी में। उसके बाद हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 की स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्लास 7, 8 ऐसे मैं पूरी आपको साइंस की एनसीईआरटी करवा दूंगा। उसके बाद सीटेट में अब तक जितने भी प्रश्न पेपर में बन चुके हैं 2011 से अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को मैं भी सॉल्व करवा दूंगा। इतना आप लोग कर लेते हैं एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, मैं पीवाईक्यू करवा दूंगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, इतना मैं वादा करता हूं। बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर लीजिए। और क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।